लोनलीनेस बहुत कॉमन है पोस्ट रिटायरमेंट प्रोसेस है ये एजिंग। हम भी ये फेस करेंगे। जो भी ओल्ड पीपल आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, इनको बिजी रखना जरूरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको जमीन है, उसको खोदिए, फिर वापस उसको ठीक करें, फिर और खोदिए। कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को बिजी रखें। हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग अवर 30s एंड 40s सो दैट 60s के बाद की जो लाइफ है वो आसानी से गुजर जाए। हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसे यूजुअली देखा गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी अकॉर्डिंग टू डेटा कितना डिमेंशिया होगा पूरे कश्मीर में? बहुत ओल्ड एज लोगों के बच्चे जो हैं दे आर सेटल्ड आउट है, जिसको एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। वो जो वैक्यूम है दैट कांट बी फिल्ड। कभी मैं इनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं लेके जाते। पेरेंट्स हु आर प्लानिंग देयर चिल्ड्रन टू बी सेंट आउटसाइड, वो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रेडी रहें कि वो वापस नहीं आए। Is it okay to plan a baby if one of the person, either husband or wife, they are on psychiatric medication? ऐसा कब एक इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अब एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? जब कोई इंसान परेशान होता है ना, वही एक इंसान परेशान होता है और उसकी फैमिली परेशान होती है। सोसाइटी को कुछ भी नहीं है, यासिर क्या कर रहा है, जुनैद क्या कर रहा है, दुनिया क्या सोचेगी? अगर वो भी हम ही सोचेंगे फिर दुनिया क्या सोचेगी? A retired father who sits silently all day. A mother who keeps saying nobody has time for her. A mother and father left with old pictures somewhere on their wall. Forgetfulness, memory loss, mild, moderate, severe depression, or dementia. Let's explore more with our today's guest, Dr. Junaid Nabi, who is a consultant geriatric psychiatrist and associate professor, Department of Psychiatry, GMC Srinagar. So, Dr. Junaid, welcome to the episode once again. We are really thankful to you. Dr. Junaid, मुझे बताइए ऐसा क्या एक फॉर्मूला है यंग जनरेशन के लिए so that they can treat their parents with dignity when they are growing old? एक चीज़ हमें हमेशा समझना भी है और याद भी रखना है कि एजिंग इज़ ए प्रोसेस। हर एक, अगर एक इंसान तब तक ज़िंदा रहा तो एजिंग, ओल्ड एज हर एक इंसान को फेस करना है। अगर हम अभी पेरेंट्स को विद डिग्निटी, विथ रेस्पेक्ट उनके साथ बात करेंगे, हम वही फिर आगे जाके सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छे तरीके से रखें। यूजुअली क्या देखते हैं हम कि जो भी अभी वर्किंग क्लास है, उनके दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ। और वो मैं समझ सकता हूँ कि उतना भी कंपटीशन है कि बाय द टाइम जो वो घर पहुँचते हैं तो वो बहुत फटीग फील करते हैं, परेशान भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है उनको भी। मगर एटलीस्ट 30 मिनट्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 30 मिनट्स अपने 24 घंटों में अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, उनके साथ बैठें और उनको इम्पोर्टेंस फील कराएं कि अभी भी आपकी ज़रूरत है इस घर में। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनका कि चले वो तो अब रिटायर्ड हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर ये चीज़ आजकल की जनरेशन या इनफैक्ट हम भी ये याद रखें कि प्रोसेस है ये एजिंग, हम भी ये फेस करेंगे। और जैसे बोलते हैं ना कि जो हम बोते हैं वही उगता भी है, व्हाट वी सो दैट रीप्स अप। तो वही हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे उनको, तो हाई चांसेस है कि हमारे बच्चे भी उनके हमारे साथ उस तरीके का ही बिहेवियर ना रिपीट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर ये सोचे कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैमिली में, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जो हम कभी वापस नहीं दे सकते, फुलफिल नहीं कर सकते उनकी जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है। बस उनको एक चीज़ चाहिए होता है इस एज में कि कोई उनके साथ बात करे, उनकी बात समझे और सुने, रादर देन जजमेंटल बनना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ हम, हमारी जनरेशन भी और जो हमसे छोटी भी है वो भी याद रखें। तो डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली क्या है कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग अवर 30s एंड 40s सो दैट 60s के बाद की जो लाइफ है वो आसानी से गुजर जाए? देखिए यासिर साहब, जो हम देख रहे हैं अभी
हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर एक जूझ रहा है अपने लाइफ के साथ। जब भी हम मानो मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है या हम बात करते हैं गैदरिंग में, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो या सोशल गैदरिंग हो, जहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन या जो आपका डे टू डे लाइफ है उसको आप दूर रखो और गैदरिंग हो, उसमें आप अच्छे से बात करो और रिफ्रेश करें अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे यूजुअली देखा गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, मगर टाइम निकालना ज़रूरी है इन चीज़ों अगर हम 24 घंटे में 1 घंटे से या 45 मिनट्स जिम जाए या साइकिलिंग करे या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसमें वॉक Socializing के लिए सोशलाइज करे, वो बहुत अच्छा रहता है। और जो स्मार्टफोन है कोशिश करे उस 1 घंटे के लिए दूर रखे ताकि हम सोशलाइज हो। जो हम पहले देखते थे बिफोर जो भी सोशल मीडिया या स्मार्टफोन से पहले जो टाइम होता था, हम छोटी छोटी गैदरिंग्स में शाम को मिलते थे, कोई स्पेसिफिक जगह होती थी कि वहाँ पे हमने टाइम रखा होता थी ऐसे 6 बजे मिलना है, या कभी हम संडेज के दिन कहीं खेलने जाते थे। उन दिनों कनेक्टिविटी नहीं होती थी, मगर हमने पहले दिन एक दिन पहले प्लान किया होता था कि इस टाइम मिलना है, फिर हमें क्रिकेट खेलने जाना है या फुटबॉल खेलने जाना है, फिर हम लंच भी करते थे इकट्ठे, फिर थोड़ा सा गपशप करते थे, तो उससे बहुत फ़ायदा होता था। तो वो ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ बन गई है, हम मिलते नहीं हैं, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, मगर टाइम निकालना, टाइम भी हमारा ही है, दिन भी हमारे पास ही है, तो टाइम 1 घंटा निकालना ज़रूरी है ताकि आगे जाके जो भी लाइफ है फिजिकली और मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और पोस्ट रिटायरमेंट अबो 65 वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सो डॉक्टर जुनैद, मुझे बताइए, what is dangerous for a person after his 60s if he is diabetic or he is feeling lonely? देखिए, डायबिटीज़ वैसी चीज़ है, वो इजीली डायग्नोज हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। लोनलीनेस वैसी चीज़ है, हम कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं है, ब्लड टेस्ट की, इससे हम बोल सकते हैं कि यार ये तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, अब ये लोनली फील करता है। यूजुअली हमें क्या लगता है कि यार ये तो 60-65 ईयर की एज है, इसने देखा तो सब कुछ है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। मगर हम ये नहीं समझते कि अगर कोई एक ऑफिसर था जिसका मानो इतना दबदबा था किसी ऑफिस में, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी आती थी, नौकर चाकर थे, वहाँ पे हर चीज़, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे बहुत इम्पोर्टेंस थी। ऑल ऑफ ए सडन अगले दिन पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ उनको अब घर पे रहना है। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट रिटायरमेंट ब्लूज या डिप्रेशन मैंने बहुत कॉमन देखा है आजकल के ना, जो भी ओल्ड पीपल आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको बिजी रखना ज़रूरी है पोस्ट रिटायरमेंट में। मैं तो ऐसी एग्जांपल एक बताता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको ज़मीन है, उसको खोदिए, फिर वापस उसको ठीक करिए, फिर और खोदिए। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को बिजी रखें ताकि ऐसा ना सोचें कि यार मेरी अब इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके मीन से मैं बोलना चाहूँगा उनके जो भी जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं या मानो जिनके भी पेरेंट्स हैं जो उन पे डिपेंडेंट है, कि लोनलीनेस बहुत कॉमन है पोस्ट रिटायरमेंट। ऐसा ना बोलिए, कभी कोई दिल से भी बोलता है, विथ रेस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो अब बहुत काम किया है, बहुत कमाया है, अब उनको बहुत आराम करना चाहिए। आराम नहीं, उनको वैसा नहीं चाहिए। उनको आप, अगर आपके पास बिजनेस एडवेंचर है, उनको वहीं पे लेके जाइए। मैं नहीं बोलूँगा 6 घंटे 10 घंटे, एटलीस्ट 2-3 घंटे, और उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए कि आपके डिसीजंस, आपकी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे पहले था। तो वो उससे क्या उनको लगेगा, इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी और इनके जो न्यूरॉन्स है वो काम करते रहेंगे, और उनको फिर पोस्ट जो भी है ना ओल्ड एज के जो भी तकलीफ है जिसमें डिमेंशिया बहुत कॉमन है जी, तो उससे वो उनको बचाव और रुका सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने डिमेंशिया की बात की, अभी अकॉर्डिंग टू डेटा कितना डिमेंशिया होगा पूरे कश्मीर में, एंड इज इट मैन और वुमन? देखिए, सबसे
जो कुछ 2023-24 में एक रिसर्च हुई थी जी। ऑल ओवर इंडिया में, उसमें एक अलार्मिंग बात आई थी कि सबसे ज़्यादा जो भी इंसिडेंट्स है अभी वो कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। मोर अराउंड 11.5 to 11.8 है वो, ओके। और फीमेल्स में ये देखा गया है ज़्यादा है। और एक चीज़ देखा गया है कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं अभी, ओके। वन ऑफ द प्राइमरी कॉज वो है। और दूसरा जो सोशलाइजेशन नहीं है अभी, वो भी बहुत कॉमन है इस एज में। ओके। तो जैसे हमने इसके पहले बात की कि एक इंसान को लास्ट तक नहीं सोचना चाहिए कि यूजुअली हम बात करते हैं डिमेंशिया में टाइप्स बहुत सारी है, इसमें एक जो स्पेसिफिक जो सिम्टम रहता है वो है याददाश्त का। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर हम किसी के साथ बात भी करेंगे, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं कोई बात नहीं, ये विद एज होता है ये चीज़, Okay. फॉरगेटफुलनेस कोई नहीं। मगर अगर उसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ रखी, उसकी फिर आपको याद नहीं रहा वो चीज़, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे, तो वो अलार्मिंग है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। मगर ऐसा देखा गया है कि जिनको सिर्फ फॉरगेटफुलनेस है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है, यूजुअली पेशेंट हमारे पास नहीं आता है, ना उनके घर वाले लेके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सिर्फ जब उनके बिहेवियरल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें शक शुबा होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी के सिम्टम्स, स्लीप रिलेटेड इश्यूज, फिर वो एक केयर टेकर, एक केयर गिवर हमारे पास उनको लेके आता है, क्योंकि उसकी वजह से उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जी। मैं यहाँ पे केयर टेकर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमने इसके पहले भी बात की कि अभी सारे वर्किंग क्लास है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको भी टाइम नहीं होता है, उनको भी नींद चाहिए होती है। मगर एक पेशेंट ओल्ड एज जिनको डिमेंशिया है, रात भर नहीं सोया, एग्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया, चीज़ें तोड़ने लगे, तो उसकी वजह से उनकी भी मेंटल हेल्थ पे असरात पड़ते हैं। मगर वही है, अगर हम इनको जल्द से जल्द पिक कर सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस के पास ही अगर हम हमारे पास लेके आए, तो प्रोग्नोसिस बेटर रहती है एज कम्पेयर टू अगर हम उनके बिहेवियरल साइकोलॉजी या अगर हम वेट करें कि ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट डिले का, करें, तो हाँ जी, तब तो उसकी वजह से जैसे हम बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स में गोल्डन आवर, वो अगर उस टाइम में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो बहुत बढ़िया, Prognosis बेटर अच्छी रहती है, है। हाँ। सेम डिमेंशिया। ओके। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इन हिज 30s और 40s, अगर वो माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ले रहा है अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, इज ही मोर प्रोन टू गेट डिमेंशिया और समथिंग एल्स व्हेन ही इज इन हिज 60s? नहीं, देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। माने बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जब भी कोई भी साइकोट्रॉपिक हम रखते हैं इनको, पहले फॉलोअप में नहीं, एटलीस्ट दूसरे फॉलो में तो ये बोल देंगे कि या तो दवाई उन्होंने खुद बंद की होती है, या तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं या सुनी होती हैं जी। कि डॉक्टर साहब हमारी को आदत लग जाएगी, आगे जाके हम बोलना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है, मगर हर एक साइकोट्रॉपिक का साइड इफेक्ट वैसा नहीं है जिसकी वजह से हम फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा हो सकता है। हाँ, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, जहाँ पे उनकी जजमेंट थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो सकती है, या याददाश्त पे असरात हो सकता है। सिर्फ नींद की दवाएं हैं जिनको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स बोलते हैं, जैसे क्लोनाज़ेपाम है, एटोजोलाम है, या अल्प्रोजोलाम है, ज़ोलपिडेम है, वैसी दवाइयों की वजह से थोड़े कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। मगर अगर एक पेशेंट ऑन रेगुलर फॉलोअप रहे एक डॉक्टर के साथ, फिर चांसेस ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाता है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि मैंने रिसेंटली यासिर साहब एक पेशेंट देखा, उनको मैंने 21 में देखा था, जी। दवाई कंटिन्यू खा रहे थे 6-5 साल से, और उसमें क्लोनाज़ेपाम भी ऐड था। जी। तो वहाँ पे किसको आप ब्लेम करेंगे? बाय द टाइम वो मेरे पास आए, उनको मैंने पहले भी बोला था कि ये फॉलोअप है ऐसे, तो उनको अवेलेबिलिटी मिली थी उस वक्त, तो उन्होंने खाया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो बाकी मेडिसिन्स है, जैसे हम डिप्रेशन के लिए दवाई देते हैं, साइकोसिस, एंजाइटी के लिए, यूजुअली बहुत सेफ है वो कॉग्निशन के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को लगता है जैसे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन रखी हमको, तो 2-3 दिन थोड़ा सा डिजीनेस लग गया उनको, चौथे दिन मेडिसिन छोड़ दिया, एंड दे डोंट फॉलो देन। उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग डॉक्टर शॉपिंग, चाहे इधर से फ़र्क हो जाए, किसी ने कहा
उसको इधर से फर्क हो गई तो चले, डू यू थिंक दैट इज द राइट डिसीजन फॉर देम और दे शुड स्टिक विद वन ट्रीटमेंट ओनली? हम कभी भी एडवोकेट नहीं करते हैं डॉक्टर शॉपिंग, मगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, वी रेस्पेक्ट पेशेंट्स का, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी में सुकून नहीं होता है, रेस्टलेसनेस बहुत होती है, तो वो भी एक तरीके से परेशान होते हैं कि कहीं से हमें सुकून मिले। मगर जो ये चाहत कर रहे हैं ना कि 2-3 दिन के बाद ही डॉक्टर को चेंज करके दूसरे डॉक्टर को, फिर और एक डॉक्टर को, डॉक्टर भी दवाई लिखता है और दवाइयों का एक चीज है, दे यूजुअली टेक अप टू 2 to 3 वीक्स। तो अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे, उसकी वजह से पेशेंट की ही हेल्थ खराब हो जाती है। तो पेशेंस इज अ मस्ट, विद रेस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ वो परेशान है, उनको कहीं से सुकून मिलना चाहिए, मगर अगर वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर उनकी मेडिसिन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी और बाय द टाइम एक स्टेज वैसा आएगा कि दवाइयाँ ही नहीं बचेंगी, तो फिर ट्रीट कहाँ पे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, और हाँ राइट गाइडेंस डॉक्टर को भी देना चाहिए इनको कि यार एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कैसे चलेगा, प्रोग्नोसिस क्या इज द है। मस्ट। जैसे मेरे पास या बाकी जो भी डॉक्टर्स यूजुअली हम साइको एजुकेट मस्ट करते हैं इनको, पेशेंट को भी और उनके फैमिली मेंबर को भी, कि दवाई, 2 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो दवाई कंटिन्यू खाएंगे कम वक्त में, और दूसरी चीज अपने आप को बिजी रखेंगे। ये 2 चीज अगर करोगे आप 99%, क्योंकि 1% हमेशा डाउट रहता है, जब बाय द टाइम ही कम्स नेक्स्ट टाइम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या महीने के बाद, हमेशा वो इम्प्रूव होता है और फायदा ही होता है इनको। मगर अगर वो फिर वही 2-3 दिन के बाद ही दूसरे डॉक्टर के पास गए, दवाई नहीं खाई, या कोई सिम्टम की वजह से किसी लेमैन से बात की, वो गलत है। हाँ ये मैं एक चीज बोलूंगा कि हाँ अगर किसी को साइड इफेक्ट वैसे हुए कि वो टॉलरेट नहीं कर पाया, आप उन्हीं अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, और अकॉर्डिंगली अगर डॉक्टर साहब को भी लगा वो दवाई कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ही इज एन अथॉरिटी रादर देन मैं किसी बाहर कारपेंटर को बोलूंगा या किसी या ना रेस्टोरेंट वाले को बोलूंगा यार 2-3 सिम्टम मिल गए, आप किस चीज से ठीक हुए वही मुझे भी और फिर यूजुअली मेरे एक पेशेंट आए थे, उन्होंने कुछ तो देखा था चैट जीपीटी और गूगल से, और उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आपने तो मुझे ऐसे बोला। मैंने बोला नहीं, मैं यूजुअली नहीं बोलता हूँ ऐसी चीज। फिर उनको याद है, नहीं मैंने तो चैट जीपीटी से पढ़ा। तो ये चीज भी मैं बोलूंगा, आप डॉक्टर को 11 क्वेश्चंस पूछो, 20 क्वेश्चंस पूछो, वो हर एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, क्योंकि दे आर नॉलेजेबल, दे नो देयर सब्जेक्ट, रादर देन ABCD गूगल चैट जीपीटी। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, मगर मैं अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने प्रोफेशन के रिलेटेड यूज करता हूँ। कोई भी इस पे वकील नहीं बन सकता है, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, कोई भी बैंकर नहीं बन सकता है। अगर ऐसा इजी होता तो फिर यूनिवर्सिटी जरूरत ही नहीं, मेडिकल कॉलेज क्या जरूरत होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जी। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्डरली पेरेंट्स जिनके चिल्ड्रन नहीं है उनके साथ, इफ दे आर हैविंग एक्सेस टू स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड ऑल दैट, डू यू थिंक कि ये समहाउ पॉजिटिव इफेक्ट ही क्रिएट करेगा उनके साथ, या किसी जगह ये नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है बिकॉज दे आर लोनली एट द होम? देखिए टेक्नोलॉजी के फायदात भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं, मगर जो हमने इसके पहले भी बात की, ओल्ड एज वैसी चीज़ होती है कि दे नीड इमोशनल सपोर्ट, दे नीड समवन टू टॉक टू। मगर अगर उनके पास वो मीन्स है ही नहीं, फिर वो इसी में ही स्टक होते हैं जी। इसके फायदे हैं ऐसे कि वो इन टच रहते हैं विथ रियलिटी। अपने मानो फॉर एग्जांपल उनका बेटा या अपनी उनकी बेटी दूसरे मुल्क में है, या दूसरी किसी स्टेट में है, या दूसरी किसी सिटी में है, एटलीस्ट दे विल बी इन टच। हाँ अगर उनके पास इमोशनल सपोर्ट घर पे ही हो, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर उनको देखना भी है, दे वांट टू बी इन टच, कोई गलत नहीं है, मगर कम से कम यूज करें। मगर अगर उनके पास मीन्स है ही नहीं, then this is the only means। क्योंकि जो आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी क्या देख रहे हैं यासिर साहब के, बहुत ओल्ड एज लोगों के बच्चे जो हैं दे आर सेटल्ड आउटसाइड, जिसको एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो वो जो वैक्यूम है दैट कांट बी फिल्ड। एग्जैक्ट। कभी फिर उनके बच्चे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, हमने तो उनको डोमेस्टिक हेल्प रखी है, हमने तो इसके लिए भी हेल्प रखी है, मगर एक चीज है जो उनको वो अपने बच्चों का चाहिए बच्चों से एक
पेशेंट है मेरे, उन्होंने रिसेंटली वो एक ना फॉरेन यूरोपियन कंट्री में थे, ही वॉज देयर फॉर 10-11 ईयर्स। ओके। तो उन्होंने एक इंस्टेंस बोला कि मेरे फादर के पास उनके ना फादर के दोस्त गए थे, उनको भी अपने बच्चे को बाहर भेजना था। तो फिर ऐसे बोला कि हाँ जी, ABCD कैसा रहा, आपके आपके बेटे ठीक है वहाँ पे? ने बोला हाँ सब कुछ है, पैसे भी भेज रहे हैं, वेल सेटल्ड है। मगर मैं एक चीज़ बोलूँगा यार कि जो मेरा ये भी है ना, ये जैसे गोल्ड की कोई चीज़ है, अगर मेरे को यार ये मिट्टी वाली चीज़ होती ना और मेरा बेटा मेरे सामने होता, आंखों के सामने, मेरे लिए वैल्यू था मैं खुश था उसी चीज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ होना। तो अगर ऐसा कुछ हो जो मतलब जहाँ पे वो इन टच रहे, कभी मैं इनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं लेके जाते हो। हाँ, फिर बेटर सोल्यूशन वही है। सोल्यूशन वो भी है, मगर बहुत सारे यासिर साहब, बहुत सारे पेरेंट्स वैसे भी होते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह में अपनी जिंदगी गुजारी होती है, They don't want डिफरेंट leave. कल्चर, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट जगह, Adjust वहाँ नहीं पे हो एडजस्ट पाते। होना मुश्किल है। तो वो इम्पोर्टेंट है। और मैं एक चीज बोलूंगा, जी। वहाँ पे हर एक चीज ब्लेम बच्चों पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा, जिनके भी पेरेंट्स हु आर प्लानिंग देयर चिल्ड्रन टू बी सेंट आउटसाइड, या उनको ही बाहर ही, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बाहर ज्यादा एवेन्यूज है, वट एवर Scopes है, स्कोप है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी है, वो फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रेडी रहें कि वो वापस नहीं आएंगी। फिर आप लास्ट टाइम पे उनको ब्लेम करोगे कि आप वापस नहीं आए, क्योंकि जब वो सेटल्ड हैं, उनके बच्चे हैं, वो वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू ग्रोथ होगी, फिर हम वन वे नहीं ब्लेम करना सही नहीं रहता है। तो वो पहले ही बैलेंस करके रख, जी, वो इम्पोर्टेंट चीज। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर है, दे कम वंस इन ए ईयर या कभी 2 साल में आए, देन दे टेक देयर पेरेंट्स टू द डॉक्टर। उसके बाद जो उनका फॉलो अप है, डू दे फॉलो एंड हाउ दे कैन फॉलो व्हेन देयर इज सम नोबडी एट द होम? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे लॉस्ट फॉलो अप नहीं कर पाते। आई रेस्पेक्ट वो चीज़, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उनके, वो उनको बोल सकते हैं, फिर उनकी मेडिकेशंस भी कम हो जाती है, एग्जैक्टली, बंद हो जाती हैं। एंड यू नेवर नो व्हाट आर दे टेकिंग, What are they taking? what dose they are taking. एग्जैक्टली बहुत बार जो भी साइकेट्रिक एलिमेंट से गुजरते हैं वो उतने डिस्टर्ब्ड होते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ यासिर साहब की, उनको अगर 10 बार भी बोले ना, 11वीं बार भी वो फिर क्वेरी लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसको कैसे। हमें भी कभी बुरा लगता है, हमें भी थोड़ा गुस्सा आता है, यार कितनी बार बोलूं, मगर इन हार्ट एंड हार्ट्स हमें फिर फील होता है कि ये परेशान है, क्योंकि उनकी याददाश्त भी कमज़ोर है और उनकी थॉट्स उतनी ज़्यादा हो गए वो बेचारे फोकस भी नहीं कर पाते। जो आपने सवाल पूछा था, मेडिकेशंस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खानी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको फॉलो अप रेगुलर हो। अगर एटलीस्ट 15 दिन में नहीं, 3 हफ्ते में नहीं, एटलीस्ट महीने स्टार्टिंग में लाए, एक बार वो पेशेंट ठीक होगा फिर बंद भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट, एंड कब उससे पेशेंट को भी ये पता चलेगा कि अगर मैं किसी डोज पे मेंटेन था, जी। नाउ डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको कम करो कर या सकते। कोई चीज ज्यादा कर, जी। देन ओनली दे विल कम टू नो हाउ लॉन्ग द ट्रीट। एग्जैक्टली, और उनसे वो उनको मोटिवेटेड भी लगते हैं कि हमारी दवाइयाँ कम हो रही है, दे फील गुड फ्रॉम विद इन। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आपके मीन्स से, कि अगर वो नहीं आ पाते हैं खुद, कोई वैसा रिलेटिव जिनको उनके बारे में पता हो, अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजें और वो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ पे डॉक्टर ऑलमोस्ट हर एक चाहेगा अपना पेशेंट को मैं ठीक करूं, तो ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल पे उनसे बात भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो नया प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्योंकि कोई दवाई फॉर ए लॉन्गर टाइम विदाउट कंसल्टिंग वो कभी हार्मफुल भी बन सकता है। तो वो भी चीज भी हमें मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड, पेशेंट हमेशा नहीं आ सकता है, मगर कोई वैसा रिलायबल बंदा जिनको इनके बारे में पता हो वो लेके आए तो वो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, हाउ पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस? फॉर एग्जांपल, जब आप दवाइयों के साथ साथ एक पेशेंट को बोलते हैं कि यू हैव टू टेक द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑल्सो, नाउ यू रेफर द पेशेंट टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सम साइकोलॉजिस्ट, उनको कितना सही वो लगता है कि जाना जरूरी है, या फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं वहाँ बात ही तो करनी है? देखिए, मैं
चीज़ बोलूँगा, पता नहीं कैसे सारे लोग लेंगे। जो कोविड था, जी मैं यहाँ एटलीस्ट बोलूँगा जेके के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, इट वाज सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। उसके बाद लोगों को दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि मेंटल हेल्थ भी सही में कुछ है, और अगर वो डिट्यूरेट हो गया तो उसकी वजह से असरात बहुत नेगेटिव ज्यादा पड़ते हैं। और मैंने बहुत देखे हैं जो ना यंग एडल्ट्स, टीन एज 20s में, बोथ मेल फीमेल, जो खुद आते हैं ट्रीटमेंट सीख करने के लिए। कभी मानो 20s में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो पेरेंट्स को बोलने के बगैर भी आते हैं, और वो खुश होते हैं कि दे आर गेटिंग वेल एंड गेटिंग ट्रीटेड। हाँ, जो ये थेरेपी की बात करें, काउंसलिंग की बात करें, ये मुझे अभी लग रहा है कि वो एक क्लास के लिए ही महदूद है अभी। जो एक इलिटरेट है या कोई गांव वाला है, पुअर है, उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो बोलेंगे वहाँ क्या होता है, उनसे थोड़ी बात करनी, वो थोड़ी थेरेपी टेक्निक्स बोलेंगे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो तो हम खुद भी कर सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। मगर जो थोड़े यंग जनरेशन है, उनमें मैंने देखा है दे आर मोर ओपन टू थेरेपी, दे आर मोर ओपन फॉर काउंसलिंग। टेस्ट हम करवाते हैं जहाँ पे हमें भी लगता है कि कहीं पे हम स्टक हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हर एक चीज हर एक इंसान नहीं कर सकता है। अदरवाइज अगर हर एक चीज हम ही करते तो what was the role of a clinical psychologist? It is as important as साइकेट्री, क्योंकि इस मेडिसिन का अपना रोल है, वो हार्मोन्स पे काम करता है, और थेरेपी का हाउ टू डील ट्रू लाइफ पोस्ट। जब हम एक बार मेडिसिन बंद कर सकते हैं, या ऐसा मैंने हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर काउंसलिंग और मेडिसिन विजा विज चले, इन टेंडम चले, तो ऐसा देखा गया है प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, और ट्रीटमेंट की का रेस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। तो वो इम्पॉर्टेंट है। मगर हर एक इंसान और हर एक क्लास का बंदा अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है काउंसलिंग के लिए। बट आई कैन टेल यू विद श्योरिटी वी आर इन राइट डायरेक्शन। पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत बार पेशेंट्स ये भी बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से पहले आप दवाई मत रखें, पहले मुझे आप थेरेपी के लिए भेजिए, पहले मैं देखता हूँ। इनफैक्ट वी इवन रेस्पेक्ट दैट। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है, हम कोई फोर्स नहीं है इसमें, बट वी टेल देम कोई वैसी इलनेस होती है जिसमें सिर्फ थेरेपी हेल्प नहीं कर सकती है, उनको भी हम बताते हैं कि नहीं, मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, वी रेस्पेक्ट योर डिसीजन। अगर आपको लग रहा है आप अभी ओपन नहीं है मेडिसिन के लिए, यू कैन गो फॉर काउंसलिंग, थेरेपी लें। अगर आपको नहीं पूरी इम्प्रूवमेंट आई, हम यहाँ पर हैं, हम फिर अकॉर्डिंगली मेडिसिन रख सकते हैं आप। इज देयर एनी रिलेशन विद साइकेट्रिक मेडिसिन्स एंड वेट गेन, अगर हम वुमन की बात करेंगे तो? जी, कोई साइकोट्रॉपिक है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। यूजुअली देखा गया है ये चीज़ यंग फीमेल्स में, नॉन मैरिड फीमेल्स में, यूजुअली दे आर वेरी मच कंसर्न। या इनफैक्ट जो मैरिड भी हो जी, जो ऑब्वियसली वी शुड लुक गुड, वो जो कंसर्न रहते अपने बॉडी के लिए, उनके लिए हम यूजुअली वैसी मेडिसिन देते हैं जिनको वेट गेन के सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। मगर बहुत सारे साइकोट्रॉपिक्स हैं जिनकी वजह से वेट गेन होता है। और एक इलनेस है वो पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर जो भी हम बोलते हैं, अभी उसका नाम भी चेंज हुआ है, बहुत कॉमन है फीमेल्स में। वहाँ पे भी वेट गेन होता है, मगर उसमें साइकेट्रिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी हम वैसे मेडिसिन रखते हैं जो वेट गेन जिनका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नेलिफाई होता है, कोई कुछ नहीं होता है। हाँ, मगर कोई इलनेसेस वैसी होती हैं यासिर साहब जहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा उस इलनेस को देना है, वो ठीक होनी चाहिए, फिर हम वेट गेन के बारे में बात करते हैं। मगर यूजुअली हम वैसा देखते हैं कि फीमेल्स की जो भी ये एक रिक्वेस्ट होती है कि डॉक्टर साहब वैसी दवाएं ना रखें जहाँ पे वेट गेन हो, तो वी टेक इनटू अकाउंट और वैसी मेडिसिन रखते हैं। एंड डॉक्टर साहब, डू यू थिंक देयर इज अ रोल ऑफ lifestyle changes and exercises if we are taking some medications? मस्ट, ये अपना एक फील्ड है, एंड दैट कांट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर थिंग। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मदर अपने बच्चे को एक प्रीस्ट के पास लेके गई थी कि मेरा बच्चा शुगर खाता है तो इनको बोलिए शुगर मत खाए। तो उसने बोला बच्चा दो दिन के बाद आए या 3 दिन के बाद आए। तो 3 दिन के बाद लेके गई अपने बेटे को, तो उसने बोला कि आपने ऐसे बोला था। तो उसने बोला कि ठीक है,
बच्चे कल से या आज से शुगर नहीं लेना। Okay. तो जो उनकी मदर है वो थोड़ी सी ना मनो थोड़ा मनो इरिटेट होगी, यार अगर आपको ये 2-3 दिन परसों पहले में आई आपने थी, क्यों नहीं हाँ। बोला बेटी मैं खुद खा रहा था। उस दिन मैं खुद तो मैं बोल नहीं पाया। उस बात का तब वैल्यू होता है कि जब मैं खुद ना होकर, तो मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ। आई यूजुअली डू जिमिंग पोस्ट Okay. अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक के बाद यूजुअली 3-4 डेज ए वीक। तो मैंने अच्छा देखा, क्योंकि जब वहाँ हम करते हैं वैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डिस्ट्रेसिंग होते हैं, तो फ्रेश लगता है अपना आप। Exactly. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा 7 डेज 6 डेज ए वीक, एटलीस्ट 3 to 4 डेज ए वीक करें, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 45 मिनट्स to 60 मिनट्स करें। एक्सरसाइज ही करें, वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, साइकिलिंग करें, आप ट्रेडमिल चला सकते हो या बाहरी वॉक करो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पोस्ट डिनर जो वॉक रहता है 15-20 मिनट, सिंपल वॉक, ब्रिस्क भी ज़रूरत नहीं है, कमरे में ही कर सकते हैं, कॉरिडोर में कर सकते हैं, लॉन में अगर वो कंफर्टेबल है वहाँ करें, मगर करना ज़रूरी है। उससे ड्रास्टिक चेंज लगती है, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली। Okay. डॉक्टर साहब मुझे बताइए, is it okay to plan a baby if one of the person, either husband or wife, they are on psychiatric medication? यस, व्हाई नॉट। हाँ, मगर कोई वैसी मेडिसिन होती हैं जिनको बुक दिखाती है कि टेरिटोजेनिक है, जिनकी वजह से बच्चे में कोई डिफेक्ट हो सकता है। अगर वैसा प्लान है, आप अगर आप साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हो स्पेसिफिकली फीमेल, Okay. मेल में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम स्पर्म में नहीं होते, ठीक कोई है। इशू नहीं है। बहुत सारे वो मिथ्स भी है कि किसी दवाई से कुछ हाईली problem हो अनलाइकली सकता है। है, कोई Okay. चीज़ नहीं होता है उससे। हाँ, फीमेल्स में इश्यूज हो सकते हैं बच्चे में, क्योंकि बच्चा फीमेल में ही बढ़ता भी है, और जो भी माँ लेती है वो बच्चे को पहुंचता है। तो अगर कोई वो मेडिसिन लेते हैं, वो स्पेसिफिकली अपने डॉक्टर के पास जाए और अकॉर्डिंगली उनसे डिस्कस करके फिर डॉक्टर वैसी वो मेडिसिन रखते हैं विच इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट मेडिसिन। Okay. देखिए, कोई मेडिसिन सेफ नहीं है। हम ओवर द काउंटर डोलो पैरासिटामोल कितना लेते कुछ हैं, भी सेफ नहीं है हम actually. नेक्सडोम सर दर्द के लिए खुद ही लेते हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, जी। मगर बहुत सारे साइकोट्रॉपिक्स वैसे हैं विच आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। Okay. और टचवुड इनफैक्ट जो टेरिटोजेनिक दिखाता भी है कि कंट्राइंडिकेटेड है, कुछ नहीं। बहुत मैंने पेशेंट देखे यासिर साहब जो हमारे पास आए, वो 5 months 6 months प्रेग्नेंट थे, क्योंकि बच्चा यूजुअली 3 to 4 months तक बनता है, फिर Exactly. डेवलपमेंट ब्रेन की पूरी हो गई होती है ऑलमोस्ट। तो फिर हम उनको बोलते हैं कंटिन्यू, फिर क्योंकि वो 6 महीने के बाद आई, हमने बोला चलो ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, हमने कंटिन्यू बोला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा एज नॉर्मल एज एनी अदर बच्चा था, एब्सोल्युटली नॉर्मल था। This would be the right decision to be in contact with your gynecologist Yes. and with your With a psychiatrist psychiatrist. during the pregnancy. Yes, जितनी yes, भी yes. और दवाई जिसको कभी जरूरत भी है। साइकोट्रॉपिक्स बंद ना करे विदाउट कंसल्टिंग ए साइकियाट्रिस्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, जैसे हमारे को गायनोकोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता है, उतना ही बाकी फील्ड्स को साइकियाट्री के बारे में नहीं पता यूजुअली, या तो वो बहुत डर भी जाते हैं मेडिसिन से। मगर अगर जब तक मदर ठीक नहीं रहे फिजिकली साइकोलॉजिकली, बच्चा भी फिर ग्रो वैसा नहीं करना है। तो बोलते हैं ना कि माँ अगर खुश रहे बच्चा भी खुश रहता है, माँ स्ट्रेस में बच्चा भी स्ट्रेस में होता है। तो वह उसी का ही बैड इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ सकता है अगर वो स्ट्रेस्ड है, गुड इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो खुश है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि मदर की मेंटल हेल्थ को मैं हमेशा प्रायोरिटी 1 दूंगा, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चाहते हैं बच्चा रखना, तो फिर एक बार अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, अकॉर्डिंगली वो फिर मेडिसिन चेंज करके, ताकि वो उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, इफ वी टॉक अबाउट बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप योर मेंटल हेल्थ वेल? मैं तो मानूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। एक कोट है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन earth is a human being and the most important thing in a human being is mind, brain. तो जब तक हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं है, खुश नहीं है, ठीक नहीं है, फिजिकली भी वो ठीक नहीं रह सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यासिर साहब जो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होते हैं, बहुत सारी दवाएं चेंज करते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी अनकंट्रोल्ड है। हाइपरटेंशन की बहुत सारी दवाएं फिर भी अनकंट्रोल, थायराइड की इश्यूज है,
फिर जब हम उनको देखते हैं, उनको थोड़ा सा हम वटेवर उनको स्ट्रेस की मेडिसिन हो या अलग तरीके की, या हम थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, उनको मेडिसिन लो डोज रख सकते हैं, उनके फिर वो पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो जब तक उनका हेल्दी माइंड नहीं हो तो वी कांट एक्सपेक्ट है हेल्दी बॉडी। ओके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ें सही से चले, ताकि एक इंसान का आउटकम बेटर रहे। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल किसी इंसान का एग्जामिनेशन है या बिजनेस में कुछ हो रहा है, नाउ ही और शी फील्स स्ट्रेस या थोड़ी सी एंजाइटी है। जब वो चीज़ ठीक भी हो जाती है तो ये स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल कम हो जाती है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऐसा कब एक इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अब एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? देखिए यासिर साहब, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है। कोई भी दुनिया में वैसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होगा, हो। हाँ। मगर जब उनको लगेगा कि उस स्ट्रेस की वजह से उनकी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, वेदर इट इज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, या विच आर फैमिली लाइफ, जो भी, फिर एक इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि उनको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी साइकियाट्री या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात होती है, बहुत सारे शक शुबा जहन में आते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बोलेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, There is a stigma associated. स्टिग्मा रिलेटेड टू इट। इसीलिए जो पहला स्टेप है, दैट इज द हार्डेस्ट स्टेप लेना, कि अब मैं जाऊंगा। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो मास्क लगा के आते हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे। और बाहर क्यों भी होता है कभी, तो वो अपना वहाँ पे कोई होता है, उनको डर होता है कि कोई वहाँ देखेगा नहीं। कभी पेशेंट बोले, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, आप कहीं पे कहीं और देखते हो जहाँ पे कम लोड हो। तो वो चीज़ हमेशा इन पेशेंट्स के साथ रहती है कि मानो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ही वो यूजुअली हमारे पास नहीं आते। मगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जब कोई इंसान परेशान होता है ना, वही एक इंसान परेशान होता है और उसकी फैमिली परेशान होती है। सोसाइटी को कुछ भी नहीं है, यासिर क्या कर रहा है, जुनैद क्या कर रहा है, कि बाकी क्या कर रहे हैं। सोसाइटी को बात करना अच्छा लगता है। Exactly. आपकी Because they never know your story. they never know your story and they love What to you are talk going about through. it. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फंक्शन है, आप पैसा ज्यादा खर्च करोगे, बोले अरे पता नहीं कहाँ से पैसा ज्यादा लाया है। फंक्शन में कम होगा, पता नहीं किस तरीके का आदमी है, इसने पे कुछ चीजें नहीं रखी। सो व्हाट आई मीन टू से, पीपल लव टू टॉक एंड दे विल टॉक एट एवरी इंस्टेंस, वेदर यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बैड। तो वो चीज समझो कि इट इज यू हु इज सफरिंग एंड इट इज योर फैमिली जो सफर कर रहे हैं और जो आपको एकम्पनी कर रहे हैं। ABCD नहीं आता है आपको उसके लिए। तो वो जहन में रख के, अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, We should seek the consultation first. फर्स्ट Priority स्टेप bell. लेके आए और यू विल सी ए डिफरेंस फॉर श्योर। So the question is, कभी भी जब हमको लगे कि some problem is there, we should seek help anytime without keeping stigma and other things in our mind. 110। क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी अगर वो भी हम ही सोचेंगे, फिर दुनिया क्या सोचेगी? हाँ, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि अगर हम ही सब कुछ करें तो हाँ, खुदा क्या करेगा? exactly. ऊपर वाले को भी तो काम दे दो। जैसे बच्चे होते हैं ना, अभी जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए परेशान होते हैं Exactly. कि सर हमारा सिलेक्शन होना क्या चाहिए, करें क्या नहीं? या मेरे घर में भी है, मेरे रिलेटिव्स हैं। मैं उनको वही बोलता हूँ, यार आप तक एक ही है, वो आप हार्ड वर्क करो। आपको वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की। हाँ, जब आपने हार्ड वर्क किया ना, फिर आपकी डेस्टिनी और लक की बात है, वो ऊपर वाला है। अगर वो भी हम ही सोचे, फिर ऊपर वाला क्या करेगा? उनको भी तो काम दो। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। वन लास्ट मैसेज फॉर दोज जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए, इज इट गुड कि अब उनको कहा जाएगा अब आपको आराम करना है, और वी शुड इन्वॉल्व देम इन द इक्वल वे जैसे हम बाकी सब काम करते? जो भी रिटायर्ड हुए या जो हो रहे हैं, आई विल सल्यूट देम। आपने बहुत कुछ किया है। Exactly. आपकी वजह से ही जो आपके बच्चे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितनों को भी आपने हेल्प किया, बहुतों के घर आपकी वजह से चल रहे हैं। पहले अल्लाह ताला की वजह से, गॉड की वजह से, बाकी फिर जरिया बन गए हो आप अपने को छोटा मत समझिए। और मैं उनके बच्चों को बोलूं जिन पे वो आप डिपेंडेंट होंगे, सॉर्ट ऑफ, जिनके साथ वो रह रहे, जी,
आप अपनी जगह सही हो कि आपके पेरेंट्स ने बहुत किया है, तो अभी उनको हम बड़ा कंफर्टेबल लाइफ दे बिकॉज दे डिजर्व इट, दे हैव अर्नड इट। आप उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, मगर उनको उतना मत सेक्लूडेड रखो, उनको उतना मत ज्यादा कंफर्ट दो कि वो फिर परेशान हो, क्योंकि 24 घंटे पहले भी थे, 24 घंटे अभी भी है। तो पहले 24 घंटे में वो यूजुअली 10 से 12 घंटे बिजी रहते थे, अब 24 घंटे कितना सोचेंगे वो। और ऐसा बोलते हैं ना कि जब हम सोचने लगते हैं कितनी देर तक आप अच्छा सोचोगे, फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस अब कम हो रही है। तो ये मैं बताऊंगा, जो भी डिसीजंस थे हैं अभी भी आपके घर में, अगर आप खुद भी लेना चाहते हो, मगर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उससे उनको हमेशा लगेगा कि आई एम स्टिल पार्ट एंड आई एम स्टिल हेड ऑफ द फैमिली। वो एक चीज उनको हमेशा आप बोलोगे ना, यू विल सी दैट जॉयस स्माइल, यू विल सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस, जिससे आपका भी दिल ठीक खुश रहेगा, उनका भी रहेगा और उनका भी रहेगा। एंड डॉक्टर साहब, व्हेन इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन शुड थिंक कि हमको किसी भी एक पेरेंट को डॉक्टर के पास लेना चाहिए? इज इट बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, या दे आर फीलिंग लोनली, या ऐसा क्या है सिम्टम जब उनको चाहिए कि अब पेरेंट को डॉक्टर के पास यूजुअली अब यासिर साहब ये देखते हैं कि ना, जब उनको लगे कि थोड़ी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, जैसे वो पहले चहल पहल करते थे, थोड़ा सा इन्वॉल्व रखते थे, अब चिड़चिड़े हो अब गए, चिड़चिड़े हो गए, थोड़ा लोनली रहना चाहते हैं, सिक्लूडेड रहना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब भी कोई डिस्कशन होता था पहले, तो वो अपना ओपिनियन देते थे, पहली बात वही करते थे, अब वो नहीं कर अवॉइड रहे, करते थोड़ा सा वो बैक सीट ली है। तो अगर वैसा आपको लगे तो फिर एक बार डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और इस एज में बहुत कॉमन है स्लीप रिलेटेड इश्यूज, तो वो यूजुअली भी हमें दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, जो बहुत नेक सीरत होते हैं वो मानो तिलावत बहुत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या बाकी रिलीजन में बाकी भगवद गीता हो, किरण साहब हो, या बाइबल हो, वो पढ़ते हैं। तो उनको सजेस्ट करें कि आप रात भर नहीं पढ़े। बहुत सारे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेशेंट्स की एक एक्सपीरियंस बताया जाता है कि आप तो बुक्स वो पढ़िए। रात सोने के लिए वो रेस्ट करे, रात दिन भर पूरा है, फिर आप तिलावत करना जब चाहते हो भी- क्या हाँ। करते रहो, मगर ये जरूरी है, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैसी एक नियामत है, हम यूजुअली इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मगर वो एक पेशेंट, मेरे पास ऐसा साहब एक पेशेंट, ही टेक्स 5 मेडिसिन नींद के लिए, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग स्लीप। तो आप समझ सकते हो कि वो कितने परेशान होते होंगे उसकी वजह से। Exactly. तो ये बहुत कॉमन है। और मैं एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, जो भी यंग एडल्ट्स हैं जिनकी शादी हो गई है, या ना छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को ना वो आज से ही डालो दिमाग में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस डालो, रेस्पेक्ट करना सिखाओ। मेरी एक आदत है, जब भी मैं निकलता हूँ, मैं अपनी मदर को बोलता हूँ आई लॉस्ट माय फादर। मैं अपनी मदर को हमेशा बोलता हूँ मैं निकल रहा हूँ। शी फील उससे क्या होगा, She feels safe and शी फील सिक्योर कि हाँ यार कोई तो है। responsibility भी मिलती है। मुझे बताया मेरी किसी मिसेस भी ने। डॉक्टर है, वो भी बोलते हैं। और आई मेक श्योर मेरे बच्चे भी हमेशा स्कूल जाने से पहले उनको बोल हग करें, उनसे बात करें, सिर्फ यही दादी मैं निकल रहा हूँ, या मैं ममा मैं निकल रहा हूँ। शी फील्स वेरी हैप्पी। इनफैक्ट जब मैं बाहर लेट आता हूँ या कभी भी आता हूँ, पहला मैं चाहूंगा कि मैं अपनी मदर का चेहरा देखूं। Exactly. आई गो टू हर रूम, अगर वो बाहर कॉरिडोर में नहीं है, फिर मैं पहले उनको देखता हूँ। आई फील हैप्पी, सिर्फ वही मैं आ गया, वो भी खुश है कि चलो उनकी इंपॉर्टेंस है। Small things make big difference. हाँ, तो इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐसे इनकलकेट करेगी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं समझाओगे फिर कौन समझाएगा। फिर हम बोलते कि बच्चे खराब नहीं होते, वो हम बनाते हैं उनको। जिस फैमिली में वो ग्रो हो रहा है वो है, और किस माशरे में, किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा सा वो भी एक, जो नहीं कर रहे हैं वो क्या करें। So, डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल कभी कोई फैमिली आती है आपके पास किसी एल्डरली मेन को लेके विद सम माइनर कंप्लेंट्स, या हेडेक की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, या फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम हो गई फ्रॉम लास्ट 1 month, बट ड्यूरिंग योर असेसमेंट आपको लगता है यहाँ पे तो क्लियर कट कोई को-ऑकरिंग अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, तो उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? यूजुअली मतलब वो पहले एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं
मानो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था जी। ये प्रोफेशन में, तो मैं भी थोड़ा इरिटेट हो जाता था कि आप नहीं समझ रहे हो कि जैसे ये नियामत है पेरेंट्स आपके लिए, ये ब्लेसिंग है, आप नहीं समझते हो। फिर हमें भी लगा कि नहीं, जब वो पेरेंट रात भर नहीं सोया, तो इनको अगले दिन बेचारों को तो ऑफिस जाना है, तो ये भी इरिटेट ही हो जाएंगे। तो वो थोड़ा एक्सेप्टेंस उनको मुश्किल होता है जब उनको बोलते हैं ना कि नहीं, ये फॉरगेटफुलनेस ही का ही ये नहीं है, इनको असल में डिप्रेशन बहुत टाइम से था, इनको तो अंडरलाइंग एंजाइटी बहुत टाइम से, इनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी कि कैसे अभी तक ओसीडी बहुत कॉमन होता है इस एज में, तो आप ये कैसे ऐसे रह रहे थे। तो पहले उनको वो इरिटेट भी हो जाते हैं, कोई तो वो थोड़ा सा ना वो शॉक भी लगता शॉक है में कि भी लग हमें तो जाता पता है, ही नहीं था इस अच्छा बारे ऐसे में। था डॉक्टर साहब, तो अच्छा फिर अब क्या करना है। तो थोड़ा सा इनको फिर हम थोड़े मतलब जोर से भी बोलते हैं कि यार गलत किया आपने इनकी लाइफ के साथ, आप क्यों नहीं आए इनको कंसल्टेशन के लिए। बट वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स, क्योंकि अगर एक ओल्ड एज है जो एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे, वेदर इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो फिर हमें बड़ा बैलेंस करके समझाना पड़ता है कि यार ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब हम प्रेजेंट में ही रहना है। तो देन वी मेक देम, साइको एजुकेट करते हैं कि अब इनको ये तकलीफ है, ये नहीं है, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली मेडिसिन देने जरूरी है। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स एज वेल। ना वी शुड नॉट, जब भी लगे हाँ, वी शुड कंसल्ट कंसल्ट द डॉक्टर। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, इट वाज रियली वंडरफुल। तो इंशाल्लाह आगे आपको फिर से दावत देंगे विद सम न्यू टॉपिक, तो जिससे हमारे भी व्यूअर्स को लगे कि क्या ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें इग्नोर नहीं करनी। थैंक यू यार सकता